1757 में क्या युद्ध हुआ। 1760 में बैटल ऑफ बांडियाबास हुआ। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। 1757 से 1764 भारत का भाग्य बदल गया और इसी को कहा जाता है कि एक व्यापारिक या कंपनी जो व्यापार करने भारत पर आई थी वो भारत में पॉलिटिकल मास्टर होने की तरफ चल पड़ी। तो इसके बाद एक संधि हुआ 1765 में। शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह लखनऊ के अवध के दरबार में भगेरू बादशाह के रूप में रह रहा था। 1764 के बक्सर के युद्ध में वो भी शामिल रहा। युद्ध तो लड़ा नहीं लेकिन हारे हुए लोगों में शामिल रहा। फिर उसने अंग्रेजों से एक समझौता किया कि अंग्रेजों ने मजबूर ही किया और 26 लाख रुपए वार्षिक खिराज के देने के एवज में अंग्रेजों ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा, उस समय ये सभी बंगाल रियासत के नाम से जाना जाता था और इसमें आज का प्रदेश भी शामिल था, झारखंड भी शामिल था। ये सब का अंग्रेजों ने दीवानी अधिकार लिया, है ना। दीवानी अधिकार का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, कर वसूल करने का अधिकार अंग्रेजों ने लिया। और यहीं से जो एक नया सिस्टम शुरू हुआ, क्लाइव ने जो बंगाल में इंट्रोड्यूस किया, वो इतिहास में कहलाया डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसमें एक तरफ नवाब था और दूसरी तरफ अंग्रेज थे। ये सिस्टम 1765 से 1772 तक चला। नवाब के पास कर वसूल करने का अधिकार दिया गया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। अंग्रेजों ने दीवानी अधिकार रखा और इनको निजामत का अधिकार दिया, है ना। लेकिन इसका बैकग्राउंड यही है कि जब अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिला, दीवानी अधिकार का मतलब हुआ कर वसूल करने का अधिकार। बंगाल में इन लोगों का जो पपेट नवाब था वो था, क्योंकि 1760 में जब इन लोगों ने मीर जाफर को हटाया और मीर कासिम को बनाया, तो 1763 तक मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच विवाद होता रहा। जिसके बाद मीर कासिम ने उसी के बाद मुंगेर में अपनी राजधानी बनाई थी। इसके बाद भी विवाद न रुका और जब युद्ध हुआ तो मीर कासिम यहाँ से भागकर चला गया अवध, और अवध का नवाब था सुजाउद्दौला। उसी से सहायता लेकर इसने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, जो 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में ये लोग हार गए, फिर से अंग्रेज जीत गए। तो अंग्रेज अनचाहे तौर पर ही इन सारे राजनीतिक घटनाक्रम में शामिल होते चले गए, जिसके बाद इनको फायदा हुआ और इन्होंने बिहार, बंगाल, उड़ीसा और आज का जो अवध प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का मेजर इलाका है, वहां पर इन लोगों का नियंत्रण मिल गया। तो उस समय उत्तर प्रदेश में तो उतना ज्यादा उन लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन जो उन पर हरजाना लादना था लादा। लेकिन संवैधानिक दृष्टिकोण से शासन करने की शुरुआत यहां से की और मुगल बादशाह से दीवानी का अधिकार लिया। तो दीवानी का मतलब अधिकार होता है कि कर वसूल करने का अधिकार। इस चीज का
भारत के इतिहास में भी काफी महत्व है, क्योंकि कर वसूल करने का लेजिटिमेट तरीके से अधिकार किसी वाजिब अथॉरिटी को ही होता है। जो स्वीकृत अथॉरिटी है या जिसको लीगल और हर तरह से मान्यता है, वही आदमी कर वसूलता है। आज भी कर वसूलने का काम सरकार करती है। जो भी लोग गलत तरीके से वसूलते हैं तो नहीं कहते आपकी रंगदारी टैक्स ले रहा है, इलीगल टैक्स ले रहा है। तो कर वसूल करने का अधिकार जैसे ही किसी को मिलेगा, इसका मतलब है कि वह वहाँ का वाजिब अथॉरिटी है। तो 1765 के दीवानी अधिकार ने भारत में कंपनी के शासन की शुरुआत की और उसे वैधानिकता लेजिटिमाइजेशन प्रदान किया, है ना। तो इसीलिए 1765 के इस समझौते को, दीवानी अधिकार मिलने को, भारत में अंग्रेजों के वैधानिक शासन की शुरुआत माना जाता है। क्योंकि एक हायर अथॉरिटी ने, हालांकि वो भी नाम मात्र का ही था शाह आलम, लेकिन उसको तो केवल कागज के टुकड़े पर लिख देना था, उसने लिख दिया। उस अधिकार के साथ जब बंगाल आए तो वो वास्तव में व्यापार करने वाले लोग थे। कर वसूल करने के लिए वाजिब मशीनरी चाहिए, तो उस मशीनरी का उनके पास अभाव था। क्योंकि आज जिस तरह से हम लोगों का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या जीएसटी डिपार्टमेंट पूरे देश में है, तो आज ऊपर क्लर्क से लेके ऊपर तक फाइनेंस मिनिस्टर तक लोग हैं। तो उतना बड़ा जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वह उसके लिए लगा हुआ है। और उस समय अंग्रेजों के पास कुछ भी नहीं था। फिर अंग्रेजों ने नवाब से कहा कि तुम कर वसूल करने के मैकेनिज्म को डेवलप करो और तुम कर वसूलो, लॉ एंड ऑर्डर तुम देखो, और ये अधिकार मेरे पास रहे, है ना। अब नवाब के पास रियल अधिकार तो दे नहीं सकते थे, क्योंकि रियल पावर तो अंग्रेजों के पास था। तो लेकिन इंप्लीमेंट करने का मैकेनिज्म अंग्रेजों के पास नहीं था। इसीलिए अंग्रेजों ने नवाब से कहा कि तुम अपने पुराने मशीनरी को जीवंत करो, जो जो अधिकारी वैसे थे फिर उनको ऑपरेट करो, और हम ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश तुम लोगों से कर वसूलो, है ना। और लॉ एंड ऑर्डर भी तुम्हारा ही जिम्मेदारी है, और कर वसूलना तो न्याय व्यवस्था भी तुम्हारा ही जिम्मेदारी है। स्वाभाविक था कि उस समय अंग्रेजों के पास किसी भी तरह के प्रशासनिक निर्णयों को या सिस्टम को लागू करने का कोई उपाय नहीं था। इसीलिए इस व्यवस्था को कहा गया है नवाब के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन अथॉरिटी नहीं है ना। तो एक शब्द में कहा, इट वॉज फॉर नवाब रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी। और अंग्रेजों के लिए था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था लेकिन अथॉरिटी था। हर अधिकार अंग्रेज के पास था लेकिन जिम्मेदारी नहीं था। अगर कोई भी चीज गड़बड़ होगी तो उसकी जिम्मेदारी होगी नवाब की। हालांकि नवाब बहुत ही डिफंग था, प्रशासनिक मैकेनिज्म पूरी तरह से चरमरा चुका था, क्योंकि जब से मीर कासिम गया तब से सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका था। तो पहला नंबर ये बैकग्राउंड है। 1765 से 1772 तक जो सिस्टम चला उसको इतिहास में दोहरी शासन व्यवस्था, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है ना। नवाब एक तरफ और दूसरी तरफ ब्रिटिश अंग्रेज। और ये अंग्रेज कहना भी उतना उचित नहीं हुआ क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली वॉज नॉट इन्वॉल्व, है ना, इसलिए ये कंपनी का शासन ही का है। अंग्रेजों ने जो भी यहाँ पर किया या पलासी का भी जो युद्ध हुआ वह व्यापारिक वर्चस्व का युद्ध था। वांडियावास का भी 1760 का जो युद्ध है वह अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच भारत में व्यापारिक वर्चस्व के लिए लड़ा गया युद्ध है, जिसमें 1760 के वांडियावास में ये फाइनल हुआ कि भारत में
अंग्रेज रहेंगे, फ्रांसीसी नहीं। ये सारा चीज इस पीरियड में व्यापारिक वर्चस्व के लिए ही चल रहा था। कंपनी का काम उस जमाने में था भारत से सामानों को खरीदना और यूरोप में बेच देना। तो भारत से खरीदे गए सामान और यूरोप में बेचे गए सामान के प्राइस में जो फर्क होता था वही उनका लाभ था। इसलिए उस जमाने में भारत में पैसा आता था और सामान बिकता था। तो किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए इससे अच्छी स्थिति नहीं होती है कि जब हमारा सामान लगातार बिकता जाए, यानी हमारा प्रोडक्शन इट इज ऑलवेज ऑन सेल, इट इज ऑलवेज बीइंग कंज्यूम्ड। तो ये उत्पादक के लिए सबसे अच्छी स्थिति होती है। इसीलिए व्यापारिक या आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो कंपनी 1757 से पहले भारत के हित में ही काम कर रही थी, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर वाज कमिंग इनटू इंडिया एंड द फाइनल प्रोडक्ट्स वेर बीइंग सोल्ड टू यूरोप। तो ये बहुत आइडियल स्थिति थी। लेकिन 1757 के बाद स्थिति बदल गई और 1757 से पैसा भी भारत का और सामान भी भारत का, ये दोनों चीज इंडिया का हो गया। प्लासी के युद्ध के बाद जो इन लोगों ने भारत से जो रेवेन्यू जनरेट किया, इसी रेवेन्यू से भारत का सामान खरीदा। तो अब इनको अपने इंग्लैंड से पैसा लाने की जरूरत नहीं रही और सामान भी ले गए। तो भारत से पैसा भी निकला और सामान भी निकला। इसी को आगे चलकर दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के रूप में एक्सप्लेन किया और लगातार भारत से धन अब बाहर जाने लगा। तो रिवर्स हो गई प्रक्रिया। जहां पहले सोना चांदी पैसा भारत में आता था, सामान जाता था, अब यहां से भारत का पैसा भी गया, भारत का सामान भी गया। दोनों आउटफ्लो होने लगा, इनफ्लो कुछ हो नहीं रहा। तो दैट इज द बिगिनिंग ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। यहां दूसरी तरफ हम आते हैं कि जब पहले यह कंपनी थी, कंपनी के कर्मचारी थे और प्रेसिडेंसी थी उस समय, बॉम्बे था, मद्रास था और बंगाल प्रेसिडेंसी था। प्रेसिडेंट उसके संचालक होते थे, इसलिए प्रेसिडेंसी कहलाए। उनके गोडाउन वेयर हाउसेज होते थे जहां सामान को इकट्ठा करते थे और ये सभी के सभी बंदरगाह शहर थे। बंदरगाह से ही सामान को लाना और वहीं से फिर ले जाना इनका काम था। लेकिन उस जमाने में भी अगर भारत आ रहे थे कोई या कोई भी अंग्रेज आ रहा था तो वह कंपनी का आदमी ही होता था, क्योंकि जो चार्टर कंपनी को मिला इट वाज अ मोनोपोली चार्टर टू ट्रेड विद ईस्ट। पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार केवल और केवल कंपनी को था। इसलिए भारत या इधर कंपनी और उसके कर्मचारी ही आ सकते थे, है ना। और काम करने वाले स्वाभाविक तौर पर जो नीडी होगा वही काम करेगा, है ना। तो वैसे लोग यहाँ काम करते थे। कंपनी का अपना पूरा स्ट्रक्चर था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था और सभी लोग प्रशासन और आर्थिक दोनों पक्ष देखते थे। लेकिन जो कर्मचारी आते थे, भ्रष्टाचार और इधर उधर स्वाभाविक होता है। लेकिन विशेषकर जब प्लासी का युद्ध जीत गए तो भारत में उन लोगों ने डकैतों की तरह काम किया। उस जमाने में बंगाल बहुत ही प्रॉस्परस स्टेट था, या भारत का सबसे समृद्धशाली प्रांत बंगाल ही था, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में होने वाले किसी भी एडवर्स पॉलिटिकल अकरेंसेस का बंगाल पर प्रभाव नहीं होता था। और दूरस्थ इलाका था, वह नादिर शाह का आक्रमण हो, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हो, तो दिल्ली और पंजाब और इधर यूपी का कुछ पोर्शन प्रभावित होता था। बिहार से लेकर आगे नॉन इंटर ट्रेड एरिया होता था। बंगाल उपजाऊ इलाका भी था और समुद्र के किनारे भी था, तो व्यापारिक वैल्यू भी था। तो दोनों ही दृष्टिकोण से बंगाल एक समृद्ध प्रांत के रूप में उस समय डेवलप हुआ। यहाँ पर व्यापार की अपार संभावनाएं थी और व्यापार हो रहा था। लेकिन अब जब इस तरह का माहौल बना कि एक तरह से डकैतों के हाथ में बैंक मिल गया, तो हर आदमी अपना अपना पर्सनल बेनिफिट देखता है। तो इस पीरियड में निजी व्यापार का सिस्टम बढ़ा।
कंपनी के कर्मचारी कंपनी के लिए काम करते थे और उसके अलावा समय में व्यक्तिगत व्यापार करते थे। तो निजी व्यापार में कंपनी का इस पीरियड में घाटा होने लगा। प्लस इस समय के जितने भी बड़े बड़े ऑथर हुए हैं या जिन लोगों ने, विशेषकर लॉर्ड मैकाले ने इस पीरियड में कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा भारत के लोगों को लूटे जाने की बातें जो कही हैं वह भी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। और उसने लिखा है कि जिस तरह से भारत की दौलत को कर्मचारी लोग लूट रहे थे वह दिल दहलाने वाली घटना थी। और इस लूटे हुए धन का जिस तरह से इंग्लैंड में खर्च कर रहे थे, वो इंग्लैंड का जो एलिट क्लास था, जो जमींदार वर्ग था, उसके पूरे सामाजिक परिवेश पर भी इनके करप्शन का प्रभाव हो रहा था। इंग्लैंड के लोग बहुत आधुनिक हैं तो बहुत कंजर्वेटिव भी हैं। असल जमींदार तो वही लोग रहे हैं और उसी जमींदारी का रिफॉर्म फॉर अपने से कम महत्वपूर्ण जमींदार उन लोगों ने यहाँ बनाया है ना। भारत में 1793 के परमानेंट सेटलमेंट के द्वारा लागू किए। लेकिन इनके लूट का कहानी इंग्लैंड धीरे धीरे जाने लगा और उस समय संसद होती थी इंग्लैंड में, तो संसद में इस बात को जोर शोर से उठाया जाने लगा। आपको 1766 में भी हाउस ऑफ कॉमन्स में कंपनी के मामलों की जांच करने के लिए पूरे सदन की एक समिति नियुक्त हुई थी 1766 में, 1766 में। उस समय इस समिति ने अपने निष्कर्ष में कहा था कि यहाँ पर कंपनी के जो कर्मचारी हैं स्वयं बहुत ही मालामाल हो रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा दे आर अर्निंग ऑपुलेंस इन इंडिया एट द कॉस्ट ऑफ इंडियंस। और उनकी धन लोलुपता, उनकी बेईमानी और इन सब के कारण कर्मचारी फायदे में जा रहे हैं जबकि कंपनी घाटे में जा रही है ना। तो जैसे हम लोगों के देश में हुआ कि कर्मचारियों को वेतन बढ़िया मिलता रहा और सरकारी कंपनियां घाटे में चली गई, तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैचमेंट नहीं रहने पर या अत्यधिक अगर आप लोभी हो जाते हैं और दूसरे के बारे में न सोचकर सेल्फ सेंटर्ड होते हैं तो यही होता है। तो उस जमाने में कंपनी के साथ भी यही हुआ। इसी पीरियड में क्या हुआ कि जब कंपनी ने जब भारत में टेरिटोरियल एक्विजिशन किया तो उन्होंने अपने लोगों को डिविडेंड अनाउंस किया, लाभ अनाउंस किया, लाभांश देने की घोषणा की। इसी बीच क्या हुआ कि जब कंपनी का हिसाब किताब हुआ तो कंपनी लॉस में आ गई, है ना। जब कंपनी लॉस में आती है तो इन लोगों ने सरकार से लोन मांगा कि हमको लोन दिया जाए। इस सब आप लोग लिखते नहीं करना। संसद में बहुत हल्ला हुआ कि जब कंपनी केवल व्यापार कर रही थी तो इसको लोन की जरूरत नहीं थी, और जब इट हैज गॉट द टेरिटोरियल एक्विजिशन व्हेन देन द कंपनी इज डिमांडिंग लोन। इस पर हल्ला हंगामा हुआ। संसद होता है, डेमोक्रेसी में संसद का रोल हम अपने देश में भी देखते हैं कि जब उस पर कंपनी के खिलाफ जांच की मांग होने लगी। इसी बीच क्या हुआ कि भारत में भीषण अकाल पड़ा 1769 में, 1769 में भीषण अकाल पड़ा। यह अकाल भारत के इतिहास में पहला ऐसा अकाल था जिसमें एक साथ 30 लाख लोग मरे, है ना। 1769 में भारत का भीषणतम अकाल पड़ा, 1769-70। इस अकाल में 30 लाख लोगों के मरने की बात कही गई है। उस पीरियड में इस पटना में, हमारे पटना में 130 से 50 लोग पर डे मरने का एक डाटा इतिहास में दर्ज है। पूर्णिया में भी 120 से 30 लोग प्रतिदिन मर रहे थे। और याद रखिए कि इसी अकाल के बैकग्राउंड में गोल घर का निर्माण हुआ, है ना।
क्योंकि उस पीरियड में जब अकाल पड़ा तो अनाज की भारी कमी हुई और लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिला। भोजन के बिना इतने सारे लोग मरे जितना उम्मीद है कि पूरे भारत के इतिहास में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल इस पीरियड तक जितने भी अकाल एंशियंट मेडिवल पीरियड में पड़े होंगे, शायद युद्ध में भी इतने लोग नहीं मारे गए होंगे पूरे भारत के इतिहास में जितना केवल एक अकाल में 1769-70 में भारत में मारे गए। यह एक और इस तरह के भारत में लगभग 24 अकाल अंग्रेजों के जमाने में पड़े। इसलिए अंग्रेजों के जमाने में जितने अकाल पड़े उतने फिर पूरे भारत के इतिहास में नहीं पड़े। और इन अकालों में कम से कम कोई ऐसा अकाल नहीं है जिसमें कम से कम 10 लाख लोग नहीं मरे, और कुछ अकालों में 55 से 60 लाख तक लोग मरे। इसलिए अंग्रेजों के जमाने के अकाल को मैनमेड अकाल ज्यादा कहा जाता है, मनुष्य निर्मित अकाल ज्यादा कहा जाता है। और इस हालत में भी अगर कोई आदमी अंग्रेजों के शासन की प्रशंसा करता है तो उसकी दिमागी हालत की जांच करने की जरूरत होगी। तो एक अकाल में 30 लाख लोग 1769-70 में मरे। तो इंग्लैंड में ठीक है अंग्रेज लूट रहे थे, लेकिन उस समय भारत में कंपनी लूट रही थी। फिर अगेन इट इज ऑल्सो नोन कि इट वाज एवरीथिंग वाज हैपनिंग अंडर द नोज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन्हीं के नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था। उन्हीं के सपोर्ट से, उन्हीं के सैनिक सपोर्ट से अंग्रेज युद्ध लड़ते थे, कंपनी युद्ध लड़ देती। हालांकि कंपनी जितने भी सैनिक हायर करती थी सरकार से उतना पैसा देती थी, है ना, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी थी। लेकिन अंग्रेजों में कुछ वर्ग तो जरूर ऐसा होता है जिसके पास लाज शर्म बचा होता है। संसद में इन सारे सवालों पर सवाल उठा, कंपनी के द्वारा लोन मांगे जाने पर सवाल उठा और कहा गया कि भाई ऐसी कौन सी परिस्थिति हो गई कि तुमको लोन की जरूरत पड़ी। कंपनी पार्लियामेंट ने एक प्रवर समिति, सेलेक्ट कमेटी को अपॉइंट किया। तो सेलेक्ट कमेटी का निर्माण हुआ और उनसे ये कहा गया कि आप भारत में जाकर कंपनी के कार्यकलाप की जांच करें, है ना। तो प्रवर समिति हम लोग के यहाँ भी अपॉइंट होता है। तो संसदीय जो समिति अपॉइंट हुई वो भारत आती है, कंपनी के कार्यकलापों का जांच करती है और उसके बाद वह कहती है, वो एक वॉल्यूमिनस रिपोर्ट देती है। और इसी बीच वारेन हेस्टिंग को भारत भेज दिया जाता है 1772 में ही, है ना। 1772 में ही वारेन हेस्टिंग भारत भेज दिया जाता है। फिर और इसी के परिप्रेक्ष्य में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है। ये जो आप जिसको आप यहां देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ कंपनी इन इंडिया। सरकार ने कंपनी के कार्यभार को अपने हाथ में नहीं लिया, लेकिन इट इज कॉल्ड द फर्स्ट पार्लियामेंट्री इंटरफेरेंस इनटू द एक्टिविटीज ऑफ कंपनी इन इंडिया। कंपनी के कार्यकलाप में पहला संसदीय हस्तक्षेप है रेगुलेटिंग एक्ट। जैसे यहां भी है कि इट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन जून 1773। It was the first parliamentary ratification and authorization defining the powers and authority of the East India Company with respect to its Indian possessions। यानी ब्रिटिश के लोगों को यह था कि कंपनी भले वहां पर शासन कर रही, कुछ भी कर रही है, लेकिन नाम तो ब्रिटिश नेशन का है ना, राष्ट्र का नाम बदनाम कर रही है। और कंपनी को केवल व्यापार करने का चार्टर मिला था, क्षेत्र पर अधिकार करके शासन करने का नहीं। इसलिए द कंपनी हैज क्रॉस्ड द लिमिट्स ऑल्दो इट इज इन द बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिश पीपल, ब्रिटिश नेशन इकोनॉमिकली, क्योंकि यहीं से कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण तेजी से शुरू होता है इंग्लैंड में, जो अंततः इंग्लैंड के औद्योगिकरण में मेजर रोल प्ले करेगा, है ना। फिर भी ये इंटरफेरेंस की शुरुआत होती है। बैकग्राउंड हमने बहुत सारा आपको बताया है।
The East India Company was in severe financial crisis and had asked a loan of 1 million pounds. तो कंपनी ने सरकार से 1 मिलियन पाउंड लोन मांगा। हालांकि आप जान के रखिए कि कभी ऐसा भी होता था कि कंपनी भी सरकार को लोन देती थी, है ना। ऐसा नहीं था कि सरकार से पहली बार कोई लोन के लेन देन की बात हो रही थी। और 1690 के दशक में लोन के लेन देन पर ही पुरानी और नई कंपनी बनी थी, है ना। Allegations of corruption, nepotism were rampant against company officials. बताएं, there was a terrible famine in Bengal where a huge population perished. 30 लाख लोग मर गए। The dual form of administration instituted by Robert Clive was complex and drawing a lot of complaints. According to this system, company had Diwani rights obtained after the Battle of Buxar in Bengal, and Nawab had Nizamat rights, judicial and policing rights, as secured from the Mughal Emperor. In reality, both powers were vested with the company. The farmers and the general population suffered as the improvement was neglected, and the company was only concerned with maximizing revenue. Lawlessness increased in Bengal. Defeat of the company against Mysore Hyder Ali in 1769. कंपनी को केवल इतना मतलब था कि हमको ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कैसे मिले। तो जब शासक अपना नहीं होता है तो वह जनता की भलाई उसके लिए कोई मतलब नहीं रखती है। तो स्वाभाविक है कि अगर किसान जैसे लोग आज के समय में कुछ भी नहीं, लेकिन किसानों को जितना सुविधा सरकार देने का प्रयास, सब्सिडी वगैरह देती है सरकार, या सहायता देती है, मॉनेटरी सहायता देती है या लोन देती है, उस पीरियड में सरकार को केवल या जो कंपनी को मतलब था कि हमारा कितना ज्यादा जनता से हम कर वसूल लें उतना हमारे लिए फायदा है। जनता जिए या मरे यह कंपनी का कंसर्न नहीं था, है ना। प्रोविजंस क्या हुआ, है ना, प्रोविजंस ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट। अच्छा, उसके पहले आप जान लीजिए कि जैसे ये भारत में कंपनी को चलाने के लिए पहला लिखित दस्तावेज है। इट इज अ फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि यह लिखित संविधान की शुरुआत थी, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड में पढ़ा जाता है। ये पहला लिखित दस्तावेज था और शासन चलाने का नियम कानूनी संविधान है। एक डिफिनीशन यह भी है। इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट पहला लिखित एक संवैधानिक दस्तावेज है जिसके द्वारा भारत में कंपनी को शासन चलाने का निर्देश दिया गया कि इन्हीं कानूनों के तहत आप भारत में अपना शासन चलाएंगे। This act permitted the company to retain its territorial possession in India, but sought to regulate the activities and functioning of the company. It did not take over power completely, hence called regulating. मतलब to regulate the affairs of company in India, not taking in its own hand, but to regulate. The act provided for the appointment of a Governor General along with 4 councillors in the presidency of Fort William, Calcutta, jointly called the Governor General in Council. इस सिस्टम के तहत गवर्नर जनरल के पद का सृजन हुआ। वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। तो वारेन हेस्टिंग जब आप कहेंगे तो बंगाल का गवर्नर जनरल है, भारत का नहीं। उस समय नामकरण है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और उसके साथ 4 अन्य गवर्नरों की नियुक्ति हुई। इन लोगों का है ना 4, तो 4 + 1 5 हो गए मिला के। As per this, Warren Hastings was appointed as the Governor General of the Presidency of Fort William. The governors and councils at Madras and Bombay were brought under the control of Bengal, especially
in matters of foreign policy. Now, they could not wage war against Indian states without Bengal's approval. है ना? यानी उस समय भारत में 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। तो फोर्ट विलियम बंगाल में था, कलकत्ता में था। तो फोर्ट विलियम में स्थित जो गवर्नर प्रेसिडेंसी था, उसका जो गवर्नर है उसे गवर्नर जनरल कहा गया, और मद्रास और बॉम्बे का गवर्नर कलकत्ता के गवर्नर का अधीनस्थ हुआ। मद्रास और बॉम्बे कलकत्ता के अनुमति के बिना न कोई युद्ध कर सकते थे, न कोई संधि कर सकते थे, है ना। तो इंटरनल अफेयर्स के लिए वो स्वतंत्र थे, लेकिन किसी भी फॉरेन अफेयर्स के डिसीजन के बारे में दे हैड टू टेक द परमिशन ऑफ कलकत्ता, है ना। ये साफ उसमें कर दिया गया। द कंपनी डायरेक्टर्स वर इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years and 1/4 of them were to retire every year. Also they could not be re-elected. कंपनी के जो डायरेक्टर थे लंदन में, ये उनके लिए है, और 5 साल के लिए चुने जाते और हर 1 साल में 1/4 को रिटायर होना था। The company directors were directed to make public all correspondence on revenue, civil and military matters with Indian authorities before the British authorities. यानी कंपनी के डायरेक्टर्स को कहा गया कि भारत से होने वाले सभी राजस्व, सिविल और सैन्य मामलों को आप ब्रिटिश अथॉरिटीज के सामने रखेंगे या उनके जानने में लाएंगे। A Supreme Court of Judicature was established at Calcutta with Sir Elijah Impey, याद रखिएगा, Sir Elijah Impey as the first Chief Justice. As the first Chief Justice, judges were to come from England. It had civil and criminal jurisdiction over the British subjects and not Indian natives, है ना। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट था वो कोई आज की तरह का कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं था, उसका सेंस नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट केवल अंग्रेजों के लिए था, इसका जुरिस्डिक्शन भारत के लोगों पर नहीं था। और एलिजा एमपी का नाम आप याद रखिएगा, है ना। अब इसको और भी थोड़ा सा देखा जाए। गवर्नर जनरल को जो अधिकार था उसको कहा गया कि जो परिषद सहित गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल विथ इट्स काउंसिल हैड द राइट ऑफ सुपरविजन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, सर्वेक्षण, दिशा निर्देशन और नियंत्रण। सुपरविजन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल मद्रास एंड बॉम्बे। मद्रास और बॉम्बे पर इनको सर्वेक्षण, दिशा निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार दिया गया। है ना। तो गवर्नर जनरल और जो शासन का स्वरूप बना भारत में, गवर्नर जनरल, फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और उनके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना। इसमें था कि जो भी डिसीजन होना था गवर्नर जनरल इन काउंसिल इट विल बी विथ मेजोरिटी, यानी 3 आदमी अगर एक साथ हो गए तो डिसीजन वही होगा जो जिसका समर्थन 3 आदमी करेंगे। अर्थात अगर गवर्नर जनरल के विरोध में 3 आदमी हो गए गवर्नर, तो गवर्नर जनरल के खिलाफ भी डिसीजन कर लेंगे। इसलिए कई बार ऐसा होता था कि गवर्नर जनरल के निर्णय के खिलाफ चले जाते थे। ऐसे में इस पीरियड में गवर्नर जनरल को कार्य करने में काफी परेशानी हुई, है ना। ये इस एक्ट का एक बहुत बड़ा डिफेक्ट था।
इसी समय से अपने कार्यों को चलाने के लिए अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। परिषद सहित गवर्नर जनरल को शांति, सुरक्षा और सुशासन के लिए आवश्यक कानून बनाने और अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। टू मेंटेन पीस मतलब लॉ एंड ऑर्डर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर जनरल विथ हिज काउंसिल was authorized to make laws and issue ordinances। कानून बनाने और अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। जो भी कानून जारी किया जाएगा उन कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय में पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य था उस जमाने में। The laws has to be registered with the Supreme Court. The laws were to be registered with the Supreme Court. ठीक है ना। तो जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल यानी 5 लोगों को जो कानून बनाने का अधिकार मिला, उसको कुछ लोगों ने कहा कि फ्यूचर लेजिस्लेचर है, ये भावी विधानमंडल के तौर पर उन 5 लोगों की समिति को कुछ लोगों ने माना है। और जब सर्वोच्च न्यायालय में कानून का पंजीकरण होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, तो कुछ लोगों ने इसे द फर्स्ट या जर्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ जुडिशियल रिव्यू माना है। जब आप सर्वोच्च न्यायालय के पास पंजीकरण करवाएंगे तभी वो कानून बनेगा, तो मीन्स बिगिनिंग ऑफ या जर्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत का एक तरह से बीजारोपण कहा जाएगा। उस समय गवर्नर जनरल का जो वेतन है वो 25,000 पाउंड हुआ, 25,000 पाउंड। कार्यकारी परिषदों और मुख्य न्यायाधीश का वेतन 8,000 पाउंड, उस जमाने में बहुत बड़ी राशि थी। और इसके अलावा सभी लोगों को कहा गया कि भ्रष्टाचार में कोई इन्वॉल्व नहीं रहेगा, क्योंकि सारा जो एक्सरसाइज हुआ था भ्रष्टाचार के भारी शिकायत के बाद ही हुआ था। और ये कहा गया कि किसी पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो उसको सजा इंग्लैंड में दी जाएगी, मुकदमा वहां चलाया जाएगा। तो इस पीरियड में सबसे बड़ा दिक्कत जो हो रहा था वो था कि अच्छा पहले इसमें देख लेते हैं कि गवर्नर जनरल हैड नो वीटो पावर। गवर्नर जनरल को कोई वीटो पावर नहीं था। जैसा मैंने कहा कि रेगुलेटिंग एक्ट में डिसीजंस टू बी मेड बाय मेजॉरिटी। तो अगर 3 आदमी एक तरफ हो गए या 3 गवर्नर एक तरफ हो गए और दूसरी ओर एक गवर्नर जनरल है और एक गवर्नर है, तो निर्णय गवर्नर के अनुसार हो जाएगा, गवर्नर जनरल मुंह देखता रह जाएगा। यानी गवर्नर जनरल को वीटो पावर नहीं था। It did not address the concerns of Indian population who were paying revenue to the company। 30 लाख लोग मर गए अकाल में। इस रेगुलेटिंग एक्ट में एक शब्द भी उन लोगों के बारे में नहीं कहा गया जिनके पैसे से ये सरकार चल रही थी। तीसरा, डिड नॉट स्टॉप करप्शन अमंग द कंपनी ऑफिशियल्स। करप्शन के चार्जेस के बाद ही सारा एक्सरसाइज हुआ, लेकिन करप्शन रुका नहीं। सुप्रीम कोर्ट पावर्स वेर नॉट वेल डिफाइंड। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार भी बहुत परिभाषित नहीं था, भेग था। द पार्लियामेंट्री कंट्रोल दैट वाज sought in the activities of the company proved to be ineffective as there was no mechanism to study the reports sent by Governor General in Council। कंपनी के मतलब संसदीय नियंत्रण की जो शुरुआत हुई, तो आपने भाषण तो दे दिया कि ये होगा वो होगा ऐसे करो, लेकिन किसी के बारे में आप कैसे जानिए कि गलती हुई? अगर कोई रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट को पढ़कर उस पर एक्शन लेने का प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं रहेगा,
तो रिपोर्ट आएगा कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, तो कोई डिफाइंड नहीं, तो फिर उसका कोई प्रभावी प्रभाव नहीं हुआ। ठीक है ना। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय के मामले में भी थोड़ा इनइफेक्टिव रह गया, गवर्नर जनरल के मामले में भी रह गया, क्योंकि जब तक वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल रहा वो तबाह ही रहा, कोई भी करेक्टिव मेजर्स नहीं ले पाया। लेकिन फिर भी इस पीरियड में भारत का जो स्थिति हुआ वो बद से बदतर होता चला गया। यही पीरियड है जब भारत के अंदर मराठों से भी संघर्ष होगा, हैदर अली से भी संघर्ष होगा, है ना, और अंग्रेजों को अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी झेलना पड़ेगा, है ना। लेकिन अमेरिका से निकलने की शुरुआत है और भारत पर कब्जा करने की शुरुआत है। तो एक जो बड़ा लॉस उधर हो रहा था, इधर एक बड़ा गेन होने जा रहा था, है ना। अमेरिका हाथ से निकल रहा था और भारत पूरी तरह से नियंत्रण में आ रहा था।